आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 3 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 करा दिया है। ये इंटरनेट का मॉडल सेट है जो सरकारी मॉडल सेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके आपको 5 सेट मिलेंगे। क्लास 10 का ये सेट है, यहाँ पे सब देख सकते हैं। आपको हमने पहला दूसरा करा दिया है। प्ले लिस्ट में जाके आपको वीडियो देख के ही एग्जाम में जाना है, इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो इस वीडियो में हम लोग इस मॉडल सेट 3 यहाँ से देख सकते हैं कि तीसरा मॉडल सेट का ये सब एक क्वेश्चन होने वाला है। तो हम इसको पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए, इस सेट का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख जाएगा कि निम्नांकित में किसका अपूर्णांक अधिक है। मतलब कह रहा है कि जो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से सबसे अधिक अपूर्णांक किसका होता है। तो ये सभी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई जिसे कहा जाता है, वो है कि हीरा का अपूर्णांक सबसे अधिक होता है। ठीक, एक चीज और पूछता है कि हीरे का अपूर्णांक होता कितना है। तो हीरे का अपूर्णांक होता है 2.42। इसको आप लोग बगल में लिखते भी चलिएगा और याद करते चलिएगा। एक क्वेश्चन से हम 2-3 क्वेश्चन बताएंगे और उन सारे क्वेश्चन पे ध्यान देते चलना है और उसको याद करके ही एग्जाम में जाना है। अब एग्जाम सिर्फ 10 दिन बचा है, तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण, यहाँ पे अवतल दिया है, इससे पिछले वाले सेट में उतल था, यहाँ पे दे दिया है अवतल। तो कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि जिस दर्पण या जिस लेंस में अ लग गया, यानी कि अवतल दर्पण कहे या अवतल लेंस कहे, तो उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और जब फोकस दूरी ऋणात्मक होगी तो उसकी वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक हो जाएगी। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। वही कहता है उत्तल दर्पण, यानी कि ऊ और नहीं ऊ कहता तो धनात्मक हो जाता, और उत्तल लेंस भी कहता तो धनात्मक हो जाता। लेकिन यहाँ पे है अवतल। अवतल यानी कि अ लगा हुआ है, तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। लेंस हो या दर्पण, कोई भी हो, उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक ही होगी। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कोई भी लेंस हो उसमें मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। तो तीसरे का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। आगे है 4 नंबर क्वेश्चन की दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन ये सब माने जाते हैं। ये सब बार बार पूछता है कि दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग होता है। वहीं आपसे पूछ दे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वहीं पूछ दे समतल दर्पण किसे कहेंगे, तो जिस दर्पण से प्रकाश की किरणें पुनः उसी माध्यम में और उसी एंगल से गुजर जाए, या ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो कई तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इस सब का गुण भी आपको याद रखना है, वो सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। पांचवा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, यानी एफ और आर के बीच संबंध, यानी कि पूछा है, यानी कि फॉर्मूला पूछ रहा है। तो एक तो होता है आर बराबर 2 एफ, तो आर बराबर 2 एफ इसमें कहीं नहीं है। एफ बराबर 2 आर नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। और एफ आर के भी बराबर नहीं होता है, ये भी गलत। और एफ 4 आर के बराबर नहीं होता है, तो सही हो जाएगा आपको ये। यानी कि आप कहिए आर बराबर 2 एफ, कहिए 2 का गुणा हो जाएगा, या आप कहिए एफ बराबर आर/2, तो ये भी सही है। यानी कि वही सही है, उसको चेंज करके दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि पांचवे का सी। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी, यहाँ पे दिया है अभिसारी, अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस, ये किस लेंस को कहते हैं, अभिसारी लेंस पूछा है। किसी किसी क्वेश्चन में दर्पण भी पूछ देता है, तो कुछ भी पूछे आपको टेंशन नहीं लेना है। अभिसारी कहेगा तो उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस तो उत्तल लेंस। क्यों उत्तल लेंस को कहते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर फोकस करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। वहीं दर्पण में पूछता है तो दर्पण में हो जाता है अवतल दर्पण। बस ये वाला ध्यान देना है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण किरणों को एक बिंदु पर मोड़ता है, वहीं लेंस में उत्तल लेंस एक बिंदु पर मोड़ता है। ठीक, ध्यान से इसको याद रखना है। आगे है 7 नंबर में कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है। मतलब कह रहा है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो सबसे कम होता है बैगनी का और सबसे अधिक होता है लाल का। तो यहाँ पे कम पूछा है, तो कम हो जाएगा बैगनी। एक चीज और यहीं पे पूछता है कि किस रंग का विचलन विचलन सबसे अधिक होता है। तो विचलन सबसे अधिक होगा बैगनी का, और तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा बैगनी का। तरंग दैर्ध्य और विचलन में अंतर है, जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा उसका विचलन कम होगा। यानी कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो उसका विचलन भी सबसे कम होता है। वहीं बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, इसलिए इसका विचलन सबसे अधिक होता है। इसको याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 में है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर में आता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, यानी कि 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम सही।
आगे चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर की निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? मतलब कि निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो बच्चे-बच्चे को पता है, सभी लोगों को पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपके एकदम कंठस्थ होना चाहिए कि परीक्षा में देखते ही इसको टिक मार के आगे निकल जाना है और परीक्षा में कभी भी भारी क्वेश्चन को नहीं बनाना है। जिस भी क्वेश्चन में तनी सी भी डाउट लगे उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है क्योंकि 80 क्वेश्चन है और उसमें से सिर्फ 40 ही बनाना है। चलिए 10वां क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन अपवर्तन कहे या परावर्तन कहे उन दोनों के नियम दो ही होते हैं। परावर्तन के भी दो नियम और अपवर्तन के भी दो नियम। एक चीज और पूछता है कि स्नेल का नियम क्या है? तो स्नेल का नियम अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। ये सब आपको याद रखना है, कॉपी में एक एक चीज हमने लिखवा दिया है। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 कटेगा नहीं, वीडियो कटेगा, एक सेकेंड। हाँ ठीक है। 11 यहाँ पे देखिए 11 नंबर में है कि जल विद्युत संयंत्र यानी कि जल से जो बिजली बनता है उसके बारे में बात कर रहा है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो आप जानते हैं कि जल विद्युत संयंत्र में उसकी जो पंखा होता है पानी के अंदर, उस पे पानी का मतलब कि लहर उस पे लगता है जिससे बिजली बनता है। डायनामाइट उसमें जो टरबाइन होता है वो घूमने लगता है और उससे बिजली बनता है। तो ये स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा क्योंकि पानी की स्थिति उस पे जाके टकराती है तो वो घूमने लगता है और जिसके कारण बिजली बनता है यानी कि स्थितिज ऊर्जा। इसका 11 का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। आगे चलेंगे 12 नंबर में। 12 में है कि एक सेकंड, हाँ 12 नंबर यहाँ पे है कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, मतलब जो मोमबत्ती जलता है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो मोमबत्ती में केमिकल मिला के मोमबत्ती बनाया जाता है तो पहले तो हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा और उसको वो प्रकाश में बदल देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। इसको अच्छे से याद कीजिएगा। मोमबत्ती से एक और चीज पूछता है कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, वो आपको कमेंट करके बता देना है कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन होता है। ठीक, एक पूछता है इसी में कि मोम का पिघलना और दूसरा आता है कि मोमबत्ती का जलना, दोनों अलग अलग है, आपको कमेंट में बताना है। आगे है 13 नंबर में कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है तो बहुत कम हो जाता है। पिछले सेट में भी यही क्वेश्चन था, वहां भी हमने बताया था कि एकदम न्यूनतम हो जाता है यानी कि बहुत कम हो जाता है। यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन में कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को किस क्रम में, तो सेम पिछले सेट जैसा ही क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो एक के बाद एक को लगातार जोड़ना पड़ता है जिससे कि प्रतिरोध एकदम उच्च से भी उच्च प्राप्त होता है। वहीं अगर हम समानांतर क्रम में जोड़ देंगे तो उच्च से प्रतिरोध निम्न हो जाता है। यानी कि एक और क्वेश्चन पूछता है कि अगर प्रतिरोध उच्च से उच्च प्राप्त हो रहा है तो उसे किस क्रम में जोड़ा गया है? तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया होगा। और वहीं कह दे कि यदि प्रतिरोध निम्न से निम्न प्राप्त हो रहा है तो उसे किस क्रम में जोड़ा गया है? तो वो हो जाएगा समांतर क्रम में। तो आपको ये सब याद रखना है। आगे चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिख जाएगा आपको कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग किया जाता है वह होता है, यानी पूछ रहा है कि विद्युत चुंबक में किसका उपयोग होता है? तो नरम लोहे का। विद्युत चुंबक में नरम लोहे का। वहीं पूछ देता अस्थाई चुंबक में किसका उपयोग होता है? तो इस्पात का। यहाँ पूछा है विद्युत चुंबक तो नरम लोहा आपको सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 है कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? यानी उच्चतर यानी उच्च ताप पर क्या होता है? तो नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन यानी कि ब्लास्ट होना। विखंडन यानी ब्लास्ट होना समझिए। और संलयन यानी कि जुटना, यानी कि सूर्य में होता है नाभिकीय संलयन। वहीं बम वगैरह में इस सब में नाभिकीय विखंडन होता है। वहीं पूछ देता है कि तारों में ऊर्जा जो बनता है वो किस रूप में बनता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। लेकिन बम वम में नाभिकीय विखंडन होता है, तो इसको याद रखना है। आगे मिल जाएगा आपको 17 नंबर क्वेश्चन में कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। मतलब कि जो सूरज का ऊर्जा आता है उसे सीधे बिजली में कौन बदल देता है? तो सोलर सेल यानी कि सौर सेल। इसका सही आंसर हो जाएगा सौर सेल। सौर सेल से एक और क्वेश्चन पूछता है कि सोलर सेल जो बना होता है उसमें कौन सी धातु होती है? तो इसमें सिलिकॉन होता है। इसमें क्या होता है? सिलिकॉन। आप साइड में लिख लेना है, इसमें सिलिकॉन मिला होता है, यानी कि सिलिकॉन की उपधातु इसमें लगा रहता है जिससे कि ये अपना काम करता है। आगे है 18 नंबर में कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 होनी चाहिए, यानी कि इसमें 15 कहीं नहीं है। ये 150 किलोमीटर है और ये 1.5 है। ठीक, लेकिन इसका होता है 15। तो 15 आपको लिख लेना है, 15 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर हम केवल लिख दे रहे हैं, आपको इसमें पर आवर लिख लेना है। इधर साइड में जगह नहीं है मेरा कर्सर का, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आगे है 19 नंबर क्वेश्चन में कि सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक
बल क्या करता है, तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर किए गए कार्य, यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल वह है जो सेल द्वारा इकाई आवेश में किया गया कार्य होता है। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है 20 में कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है। तो घरेलू परिपथ में चर दिष्ट धारा, यानी कि चलने वाला चर एक होता है अचर जिसमें धारा प्रवाह नहीं हो, तो चर दिष्ट धारा की आपूर्ति होती है, यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है 21 नंबर में वर्ण विक्षेपण असंभव है। वर्ण विक्षेपण कब मतलब कहाँ नहीं हो सकता है, तो कांच में हो सकता है, चांसेज हैं। निर्वात में भी इसके चांसेज हैं। जल में तो एकदम चांसेज है, लेकिन फाइबर फाइबर यानी कि प्लास्टिक में प्रकाश आर पार ही नहीं होगा, तो वर्ण का विक्षेपण होगा कैसे, तो इसका असंभव हो जाएगा फाइबर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 21 का डी। ऑप्शन के अनुसार डी ही सही होगा। ठीक, अगर डी न रहता तो हमको निर्वात को टिक करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे डी में फाइबर दे दिया है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा फाइबर। आगे है 22 नंबर में कि वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है, यानी कि मान लीजिए यहाँ से एक सेकंड समझा रहे हैं, ये सबको हटाने दीजिए। अगर ये कोई प्रिज्म है, तो इसमें अगर हम कोई भी प्रकाश यहाँ से भेजेंगे तो ये यहाँ के बाद थोड़ा सा नीचे हो जाता है, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ता है, तो जो ये आधार है नीचे वाला इसका बेस है, बेस की ओर यानी आधार की ओर मोड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधार की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 22 का ऑप्शन नंबर डी आपको एकदम सही हो जाएगा। इसको हटा लेने दीजिए, ये सब हम पढ़ाए भी थे क्लास में भी। आगे है 23 नंबर क्वेश्चन है कि 2Zn+O2 2Zn O किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसमें जिंक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बना रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये आप लोगों को कमेंट में ही बता देना चाहिए, लेकिन हम इसका आंसर बता दे रहे हैं कि ये अपचयन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। आगे है 24 नंबर खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 उसके बाद अगर आपसे पूछे कि NH4Cl ये किसका सूत्र है, तो आपको बताना है कि अमोनियम क्लोराइड का ये सूत्र हो जाएगा। तो आपको सारे सूत्र याद करना है जितने भी इनमें है। उसके बाद पूछ सकता है कि Na2CO3 किसका सूत्र होता है, तो आपको बताना है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये बाई नहीं, सोडियम कार्बोनेट का ये सूत्र है। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का ये सूत्र है, आपको याद रखना है। ठीक, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा NaHCO3। 25 नंबर क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। मतलब कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या पूछा है, धातु पूछा है तो हो जाएगा पारा। लेकिन एग्जाम में पूछता है अधातु, अधातु में होगा आंसर ब्रोमीन। सब लड़का को पारा पारा याद रहता है, पारा ही मार देता है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर धातु कहेगा तो पारा, अधातु कहेगा तो ब्रोमीन, ब्रोमीन इसमें है भी नहीं ऑप्शन में, तो वहां अगर क्वेश्चन रहेगा तो उसमें ऑप्शन भी जरूर रहेगा। आगे चलते हैं 26 नंबर पे। कह रहा है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह कहा गया, शून्य समूह, हाँ, शून्य समूह का मतलब होता है जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन मतलब अष्टक पूरी तरह से भरे हो, यानी अक्रिय गैस, साफ साफ कहिए इसको, शून्य समूह का मतलब अक्रिय गैस। तो इनमें से कौन अक्रिय गैस है, तो हीलियम, हीलियम अक्रिय गैस है, उसी को शून्य समूह में रखा गया है। आगे है 27 नंबर क्वेश्चन की सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में से कैसा हो जाता है। तो इसका रंग परिवर्तित होकर पीला हो जाता है, पीला येलो, यानी 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। ग्लोबल वार्मिंग ये गलत है, ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। इस पर लग गया है धीरे से, तो इसको देखिएगा फिर से, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि गर्म गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग को काफी नुकसान पहुंचाता है। आगे है पूछ रहा है गंधक, गंधक को और सल्फर के नाम से भी जाना जा सकता है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, गंधक को ही सल्फर कहते हैं, सल्फर को ही गंधक कहते हैं। गंधक की परमाणु संख्या क्या होती है, गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है, अगर आपको 1 से 20 तक का याद रहता है तो आप इसको आराम से इजिली टिक करके निकल जाते हैं, यानी कि इसका हो जाएगा डी ऑप्शन 16। 30 नंबर में है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है, यानी कि अम्ल जल में जब घुलता है तो आयन बन जाता है, यानी आयन का मतलब आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन, यानी कि प्लस और माइनस। तो जहां भी प्लस माइनस रहेगा वहां पे विद्युत का सुचालक यानी कि विद्युत का चालन होगा ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 30 का ए। आगे है 31 नंबर।
अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड सभी को पता है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। क्लास में हमने बताया था कि लोहा को अगर आप टेस्ट कीजिएगा, यानी कि उसको चाट के देखिएगा, तो वो कड़वा लगेगा, यानी कि क्षारीय लगेगा। तो आपको बस उसी से याद कर लेना है कि लोहा धातु है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, वहीं अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इसको बस हम याद करने के लिए बताए थे, आपको इसी तरह से याद करना है कि धातु, कोई भी धातु काटेंगे तो चाटेंगे, यानी कि जीभ से टेस्ट करेंगे तो वो कड़वा ही लगेगा। तो कड़वा यानी कि क्षारीय होगा, तो इसका 31 का हो जाएगा ए। बस ये याद करने का कुछ लॉजिक होता है, ज्यादा इस पे ध्यान सोचना नहीं है कि क्या हम कह रहे हैं। 32 नंबर देखिए, 32 में है कि सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। तो सोने के साथ तो ज्यादातर चांदी और या निकेल या पैलेडियम मिलाया जाता है, परंतु यहाँ पे वो तीनों में से कोई भी नहीं है, तो इसका कॉपर आंसर एकदम सही हो जाएगा, यानी 32 का ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है कि NaCl प्लस AgNO3 अभिक्रिया करता है, तो AgCl बनाता है और NaNO3 बनाता है। कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया है, मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ये आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि यहाँ से इसका जो Cl है यहाँ पे आ गया, और Na जो है वो यहाँ पे आ गया, तो ये अपना दोनों स्थान चेंज कर लिया, इसलिए ये द्विविस्थापन है। अगर एक लोग अपना स्थान चेंज करता तो उसे एकल विस्थापन या केवल विस्थापन अभिक्रिया बोल देते, लेकिन यहाँ पे दोनों तत्व अपना स्थान बदल लिया, इसलिए इसको द्विविस्थापन कहेंगे। द्विविस्थापन का हमने परिभाषा भी लिखवा रखा है। आगे है 34 नंबर, सिलिकॉन है। सिलिकॉन जो कि सोलर प्लेट में हमने बताया था पीछे ही अभी जस्ट, वहीं यहाँ पे है कि सिलिकॉन क्या है, तो एक उपधातु है। सिलिकॉन एक उपधातु है, 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 35 नंबर क्वेश्चन है कि वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं उसको अक्रिय गैस कहते हैं। तो इसमें अक्रिय, उत्कृष्ट, अक्रिय को ही उत्कृष्ट कहते हैं। आपको ध्यान देना है, कहे शून्य वर्ग के तत्व कहे तो भी अक्रिय ही समझना है, उत्कृष्ट गैस कहे तो भी अक्रिय ही समझना है, और अक्रिय कहेगा तो वो तो डायरेक्ट अक्रिय है ही। तो 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका पूरा सेल भरा रहता है, इसलिए किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए इसे नॉन रिएक्टेंट गैस के नाम से भी जाना जाता है। आगे है 36 नंबर में कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। खड़िया, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये हो जाएगा CaCO3। खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, ठीक, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आपको याद रखना है। आगे है 37 नंबर में कि निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। कह रहा है कि अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड बताना है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि 37 का, इसको आपको सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें यहाँ पहले नंबर में ही है, तो इसको आपको टिक कर लेना है, सल्फर डाइऑक्साइड। आगे है 38 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन एल्काइन है। एक होता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तो इसमें एल्काइन पूछा है, यानी कि आइन समूह का ये पूछ रहा है। एल्कीन होता है, एल्काइन होता है, और एल्कीन, एल्केन और एल्काइन तीन लोग होता है। एक का सूत्र होता है CnH2n, एक का होता है CnH2n प्लस 2, एक होता है CnH2n-2। तो उसको आपको तीनों को याद रखना है। कन्फर्म बोर्ड के एग्जाम में वो पूछेगा ही पूछेगा कि एल्केन का सूत्र क्या है, एल्काइन का सूत्र क्या है, ये सब करके पूछता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है एल्काइन, एल्काइन का सूत्र नहीं पूछा, इनमें से पूछ रहा है कौन एल्काइन समूह का है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 38 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बाकी जिनको ये नहीं बुझा रहा है, वो आप 1-2 दिन में इसको आप समझ नहीं पाएँगे, ये गारंटी है। इसीलिए आप जो भी हार्ड क्वेश्चन लगे, उसको छोड़ने का ही प्रयास कीजिए। अपने ऊपर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आसान क्वेश्चन को पढ़ना है, और ये 80 क्वेश्चन है, इसमें से 40 ही रंगना है, ठीक? आगे चलेंगे 39 नंबर की ओर। 39 में है कि CH3O, मतलब CH3 एकल बॉन्ड O एकल बॉन्ड C2H5 का IUPAC नाम क्या है? इसका IUPAC नाम हो जाएगा मिथॉक्सी एथेन, मिथॉक्सी एथेन, इसका सही आंसर हो जाएगा। हम फिर से कह रहे हैं, जो आपको टफ लगे, ये टफ होता ही है, इसको आपको 11th क्लास में अच्छे से इसको पढ़ना होता है। तो आप यहाँ अगर आपको हार्ड लग रहा है, तो 80 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन को आपको छोड़ के ही एग्जाम में चलना है, यानी कि 80 में से 2-3 छोड़िएगा, फिर भी आपको 70 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, और उनमें से 40 ही रखना है। तो ज्यादा टेंशन दिमाग पे नहीं लेना है, आसान क्वेश्चन जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसी को पढ़िए। आगे है 40 नंबर में कि निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा है, तो एथेनॉल, एथेनॉल आपको सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 40 का ऑप्शन नंबर सी, एथेनॉल। एक सेकेंड। हाँ, 41 नंबर क्वेश्चन है कि 41 में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्न में से कौन सा उत्पाद बनाता है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो वो Na2ZnO, यानी कहाँ है, यहाँ पे है, Na2ZnO2 और H2, यानी हाइड्रोजन गैस बनाता है, यानी 41 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 41 का बी।
42 नंबर क्वेश्चन है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। इसको आपको याद रखना है। ये बार बार पूछता है कि धोने वाला सोडा कौन है, बेकिंग सोडा कौन है, तो उसको याद रखना है। और ये जो NaHCO3 दिख रहा है यही बेकिंग सोडा भी है, यानी कि खाना बनाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा, ये आपको याद रखना है इसका। तो ये इसका आंसर नहीं है, आंसर आपको ए ऑप्शन है, इसको याद रखना है बेकिंग सोडा के नाम से, ठीक। और यहाँ पे पूछ दे अगर CaCO3 क्या है, तो पीछे भी हमने बताया है कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको याद रखना है। आगे पूछ रहा है 43 में कि अम्ल राज्य में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात क्या होता है? देखिए HNO3 है तो 3 आ जाता है इधर, और इसमें कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा इधर, यानी कि 1:3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ये अच्छे से आपको याद रखना है, रट लीजिए इसको, कुछ भी कीजिए याद रखिए कि अम्ल राज्य में HNO3 और HCl का अनुपात 1:3 होता है। एक चीज और पूछता है कि कौन सी धातु सिर्फ अम्ल राज्य में ही घुलती है? तो होता है सोना। सोना, चांदी और प्लेटिनम, यानी कि मेनली होता है उसमें सोना ही होता है, ठीक। आगे चलेंगे 44 नंबर में। 44 में कह रहा है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो अभी भाग लेने वाला पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा अभिकारक। आगे है 46 नंबर क्वेश्चन में कि 46 नहीं 45, ध्यान से देखिएगा 45, कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? आम्लीय लिखा है लेकिन अम्लीय होता है। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो आपको हमने अभी पीछे ही बताया कि धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, बाकी अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो देखिए कॉपर एक धातु है, तो धातु है तो इसके ऑक्साइड भास्मिक होंगे, लेकिन पूछा है अम्लीय, तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे चलेंगे Mg भी धातु है तो इसके भी ऑक्साइड भास्मिक हो जाएंगे, तो ये भी हो जाएगा गलत। इसके बाद है Ca भी धातु है तो इसके भी ऑक्साइड क्या हो जाएंगे? भास्मिक हो जाएंगे। उसके बाद बच गया सल्फर। सल्फर एक गैस है तो इसके ऑक्साइड अम्लीय हो जाएंगे, और 45 का ऑप्शन नंबर डी है। आपको पहचानने का हमने तरीका बता दिया है कैसे पहचानना है। जिसमें अगर धातु का कोई भी लगा है तो वो हो जाएगा क्षारीय, और जिसमें धातु नहीं है वो हो जाएगा अम्लीय। तो आपको देख लेना है, यहाँ पे कॉपर था, Mg था, Ca था, तो ये सब धातु है, तो इसलिए इस सब के ऑक्साइड क्षारीय होंगे। लेकिन पूछा अम्लीय है तो इसलिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड आपका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी कि ये लाल से नीला कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षार। हमने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था बी और यहाँ पे आर, ABR, यानी ए से एसिड, बी से ब्लू, आर से रेड। एसिड यानी कि अम्ल, अम्ल ब्लू को लाल कर देता है, ब्लू को लाल कर देता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि लाल को नीला, यानी कि लाल को नीला तो हो जाएगा भस्म, यानी कि क्षार। ऑप्शन नंबर 46 का बी, अच्छे से याद करना है, आपको समझ के चलना है। 47 है कि स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच कितना होता है? तो स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच 7 से 7.8 के बीच होता है, इसको याद रखना है। 47 का ऑप्शन नंबर सी। आगे है 48 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलेय है? इनमें से कौन जल में विलेय है, ये आपसे पूछा है, तो इसमें आपको बता देना है, आंसर ग्लूकोज होगा। यहाँ पे है डी ऑप्शन में, इनमें से ग्लूकोज, यानी कि आंसर ग्लूकोज हो जाएगा। ये जल में विलेय है यानी घुल जाता है। आगे है निम्नांकित में कौन अमलगम है? अमलगम ये पिछले सेट का ही क्वेश्चन है। ये सोडियम और जब पारा आपस में मिलता है तो अमलगम बनाता है, यानी कि 49 का ऑप्शन नंबर बी। आगे 50 में है कि निम्नांकित में कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है? तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा कॉपर। कॉपर जब जिंक सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो जिंक को विस्थापित कर देता है, यानी कि 50 का सी। आगे है 51 नंबर क्वेश्चन में कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली वाहिनी रक्तवाहिनियां कहलाती हैं, मतलब कि उनको क्या कहते हैं ये बताना है। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा धमनी। धमनी एक होता है सीरा, और सीरा और धमनी में अंतर कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है कि सीरा और धमनी में क्या अंतर है। आगे है 52 नंबर में कि रक्त के हल्के पीले रंग रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो चिपचिपा जो होता है रक्त में उसे प्लाज्मा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। 52 का ऑप्शन नंबर सी। 53 है कि किन पौधे की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं? अनुपस्थित कह रहा है, उपस्थित नहीं, अनुपस्थित होते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 54। 54 है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन की क्रिया मतलब किसमें पाया जाता है? तो आपको आंसर बता देना है कि ईस्ट। ईस्ट में किण्वन की क्रिया होती है। आगे है 55 नंबर। 55 में है कि पूर्ण विकासित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो पूर्ण विकसित अंडाशय जो हो जाता है उसे ही
फल कहते हैं, यानी कि 55 का बी। 56 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन ये सब पूछ रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 आपको सही आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि 56 का बी हो जाएगा। वहीं पूछ दे कि चीनी का क्या सूत्र होता है, तो C12H22O11 आपको टिक कर देना है, यानी कि ए वाला। आगे चलेंगे 57 नंबर क्वेश्चन में, इसमें बोला है कि निम्नांकित में किसे पौधों का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट पूछ रहा है, प्रकाश संश्लेषण में इंपॉर्टेंट कौन है, तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इनमें से आंसर हो जाएगा। आगे है 58। 58 में कह रहा है कि अंडोत्सर्ग का कारण है, मतलब अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग होता क्या है, तो हार्मोन में बदलाव के कारण होता है, ये होता है हार्मोन में बदलाव के कारण। और ये पूछ रहा है कि इसके कारण क्या होता है, तो एल एच। अब कहिएगा एल एच क्या है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एल एच का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इसको आपको याद रख लेना है, वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है, लेकिन वैसे भी आपको याद रखना है। आगे है 59 नंबर 59, निम्नांकित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा नहीं होता है, यहाँ पे दिया है नहीं होता है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, गलत हो जाता है उसी में, तो नहीं होता है, तो ईस्ट में ये नहीं होता है। आगे चलेंगे 60 नंबर पे। 60 में है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। पेड़ पौधे रहते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो उन्हीं से ऑक्सीजन का संतुलन बना है। ठीक, तो हमें पेड़ लगाने चाहिए। आगे है 61 नंबर 61 नंबर में कि भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है, तो पीत रस की भी भूमिका होती है, अग्न्याशय रस की भी और आंत रस की भी भूमिका होती है, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। वहीं आपसे पूछ देगा कि हमारे अमाशय में, अमाशय अग्न्याशय नहीं अमाशय, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl नामक अम्ल पाया जाता है, उसको याद रखना है। आगे है 62 में कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ट्रिप्सिन अग्न्याशय में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा कि ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है, तो अग्न्याशय में। आगे है 63 नंबर में कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग, आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद करके ही जाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत, 63 का बी। आगे है 64 नंबर क्वेश्चन में कि मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है, मनुष्य में जो पाचन क्रिया का आरंभ होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो पहले तो मुंह में कुछ भी खाते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा मुख्य गुहा से, मुंह में ही कुछ खाएंगे तो उसका स्टार्टिंग होगा, तो मुख्य गुहा इसका आंसर हो जाता है 64 का। आगे है 65 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन वसा के पाचन में सहायक होता है, रुक जाइए इसको, यहाँ से अब दिख जाएगा, एक सेकेंड। यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन वसा के पाचन में सहायक होता है, तो वसा का पाचन लाइपेज करता है, आपको याद रखना है, लाइपेज वसा का पाचन करता है। 66 नंबर क्वेश्चन में है कि ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है, यानी 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 67 है कि ओजोन परत है, मतलब ओजोन परत हानिकारक है, लाभदायक है, या क्या है, तो ओजोन परत लाभदायक है। ओजोन परत नहीं रहेगा तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पे आएंगी, जो कि हमारे अगर शरीर से टच करेगा तो हमें कैंसर होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो ओजोन परत हमारे लिए बहुत लाभदायक है, परंतु ओजोन में आज के समय में छिद्र होते जा रहा है। ओजोन में छिद्र होने का मतलब है कि ओजोन की लेयर का पतला होना। क्वेश्चन पूछेगा कि ओजोन परत को नुकसान किस गैस से सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक नुकसान है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO से। वहीं पूछेगा कि पर्यावरण को किससे नुकसान है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से नुकसान है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है 68 में कि निम्नलिखित में कौन फूल के नर प्रजनन अंग है, फूल का नर प्रजनन अंग है पुंकेसर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आपको थोड़ा कुछ बाजा वाजा सुनाई दे रहा होगा, तो वो बगल में हो रहा है शिव चर्चा। चलिए उसको इग्नोर करना है, आगे चलना है। 69 में कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो ATP के टूटने से 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे है 70 नंबर में इथाइन एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, इथाइन इथाइन अल्कोहल अवायवीय श्वसन से बनता है, 70 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसको आप लोगों को 2x पे करके पूरा वीडियो एक बार देख लेना है एग्जाम में जाने से पहले।
71 नंबर है कि रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती हैं। यहाँ पे है कि कहा गया रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती हैं। तो लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी, आरबीसी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि आरबीसी के कारण ही परिवहन अच्छे से हो पाता है। आगे है 72 नंबर में कि पादप अपशिष्ट जमा होते हैं। पादप का अपशिष्ट कहाँ जमा होता है? तो पत्तियों में भी, कोशिका रिक्तियाओं में भी, छाल में भी, यानी इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, यानी 72 का ऑप्शन नंबर डी। 73 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की आहार नाल का मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? तो ग्रास नली, ग्रास नली किसी भी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है। आगे है 74, 74 नंबर में कि मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? तो एडीएच पर वो निर्भर करता है। आगे है 75 नंबर में, थोड़ा हम जल्दी जल्दी कराना चाह रहे हैं, टाइम ज्यादा लग गया है। 75 में कि कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एओसिसिस अम्ल, ये इससे संबंधित नहीं है। आगे है 76 में कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव जो हृदय है वो किस तंत्र का भाग है? तो वो परिवहन तंत्र का भाग है। मानव हृदय का काम है कि खून को धक्का देना, यानी कि परिवहन करना, यानी उसको पहुंचाना, बाकी उसका कोई काम नहीं है। तो हृदय का सिर्फ वही काम है। आगे है 77 में कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है। तो ये हो जाएगा क्रमिक विकास। ये आपको लास्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, उसमें भी इसके बारे में दिया गया है। आगे है 78 में कि श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? तो हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे है 79 नंबर क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन में है कि यहाँ पे देखिएगा कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? यहाँ पे है ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन के 6 परमाणु होते हैं। ग्लूकोज का सूत्र ही होता है C6H12O6, तो C6 यानी कि कार्बन के 6 परमाणु। आगे है 80 नंबर में कि मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है, मतलब कहाँ अवस्थित होता है? तो मेडुला ऑब्लांगेट, यहाँ पे ऑब्लांगेट नहीं लिखा है लेकिन मेडुला ऑब्लांगेट होता है, यानी कि 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेडुला। बाकी ये सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव के भी आप यहाँ से देख सकते हैं, और ये पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है। अगले वीडियो में हम अगले सेट को आपके सामने लेकर आएंगे बहुत ही जल्द। मिलेंगे कल।